सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज यौम दिफाए पाकिस्तान है, उसी तरतीब में आज अपना प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं। नाज़रीन, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो भारतीय हुक्मरानों का ख्याल था कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनने वाला ये मुल्क ज़्यादा अरसे कायम नहीं रह पाएगा। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दिल से कभी भी तस्लीम नहीं किया। 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और भारतीय हुक्मरानों का उस वक्त भी ये ख्याल था कि हम बड़ी क़ुव्वत हैं, हमारे पास ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत है, वसाइल ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के पास हमारे मुकाबले में अफरादी क़ुव्वत और वसाइल उतने ज़्यादा नहीं हैं। उस वक्त भारत और पाकिस्तान में से कोई भी एटमी क़ुव्वत नहीं था। भारत ने रिवायती और जदीद असलाह जमा कर रखा था और आए रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल और इससे मुतसिल आबादियों को निशाना बनाया करता था और सरहद की खिलाफ वर्जियाँ भी करता था, जो कि आज भी करता है। मगर शायद भारतीय हुक्मरान ये नहीं जानते थे कि जंगें महज हथियारों और अफरादी क़ुव्वत से नहीं लड़ी जाती। जंगें मुत्तहिद कौम, जज्बा ईमानी और कामिल यकीन के साथ लड़ी जाती हैं। 1965 की जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों ने हर फील्ड में भारत का मुकाबला किया और उसे नाको चने छपवा दिए। खेमकरन, लाहौर और चौड़ा के मुहाज़ों पर जो तारीख़ी कुर्बानियाँ दी गईं वो आज भी यादगार हैं। उन शोधा के कारनामों को हर पाकिस्तानी फ़ख्र की निगाह से देखता है। भारत का बयानिया हमेशा क़ुव्वत के सामने ढेर होता है और इसके साथ जो भी नरम रवैया इख्तियार करे वो उस पर चढ़ दौड़ता है। इसी तरीके से 6 सितंबर की वो सुबह जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो आनन फानन सारी कौम, फौजी जवान और अफसरान, सारी सरकारी मुलाजमीन जाग कर अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हो गए। सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने कौम से खिताब में कहा कि पाकिस्तानियों उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। उनके इस खिताब ने कौम के अंदर गोया बिजलियाँ भर दी। पाकिस्तान आर्मी ने हर महाज पर दुश्मन की जारियत और पेशकदमी को हुब्बुल वतनी के जज्बे और पेशा वराना मुहारतों से रोका ही नहीं, उन्हें पसपा होने पर भी मजबूर कर दिया। हिंदुस्तानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अपने साथियों से कहा था कि वो लाहौर के जिम खाने में शाम को शराब की महफिल सजाएंगे। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर वो तमाचे जड़े कि वो मरते दम तक मुंह छुपाते फिरे। लाहौर के सेक्टर को मेजर अजीज़ भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला, जान दे दी, मगर वतन की ज़मीन पर दुश्मन का नापाक कदम कबूल ना किया। चौंडा जो हिंदुस्तान का पसंदीदा और अहम महाज था, पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने असलाह और बारूद से नहीं अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर हिंदुस्तान फ़ौज और टैंकों का कब्रिस्तान उसे बना दिया। हिंदुस्तान की सदा पर नुकसान और तबाही देखकर बैरुल मुमालिक से आए हुए सहाफ़ी भी हैरान और परेशान रह गए। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज की दिलेरी और शुजाअत की दाद दिए बगैर ना रह सके और आज के प्रोग्राम में हम उसी पाक फ़ौज की उस वक्त शुजाअत और बहादुरी के हवाले से यादें कुछ ताज़ा कर इस हवाले से पहले एक रिपोर्ट मुरतब की है, वो देखिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और मेहमान तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, आज हम ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। बहुत शुक्रिया आपका मोइन साहब। आज ज़ाहिर बड़ा दिन है, यौम दिफाए पाकिस्तान है, हर साल हम ये दिन मनाते हैं, लेकिन मोइन साहब वो जंग जब हुई 1965 की तो आप उस वक्त हाजिर सर्विस थे, उन मुजाहिदीन में से जिन्होंने वो जंग लड़ी और वो मनाजिर देखे और आपने काम भी किया। उस वक्त सर आपके क्या जज्बात थे जब ये जंग लड़ी गई, क्या हालात थे? और उस वक्त के अगर हम हालात की बात करें और आवाम के जज्बे की बात करें तो सर क्या बताएंगे, क्या यादें शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? जी हाँ, 1965 की जो जंग थी वो पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत ऊंचा उस ज़माने में कौम ने दर्जा हासिल किया। पूरी कौम जो थी वो यकजा हो गई, उस पर इत्तेफाक पैदा हो गया, एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हो गया कि दुश्मन ने जो हम पर हमला किया है उनको शिकस्त दी जाए। और अयूब खान साहब जो हमारे सदर थे, उन्होंने जो तकरीर की, उन्होंने पूरी कौम में एक नई रूह फूंक दी और क्या हमारे तमाम कौम और क्या फ़ौज, वो सब के सब जो है वो उस जहाद के जज्बे से सरशार होकर मैदान जंग में उतरे जी।
और हम जो थे, मैं उस ज़माने में कप्तान था और हमको जो फ्रंट मिला वो खेम खरन का हिंदुस्तान के इलाके में जाके हमला करना था, और जो हमने 7 सितंबर को हमला शुरू किया और खेम खरन का शहर कैप्चर किया और उससे आगे निकल गए। अच्छा। तो वो जो उस वक़्त जज्बा था कौम का, वो हर लिहाज से हमने हिंदुस्तान को हर महाज पे शिकस्त दी। बिल्कुल। जब जंग ख़त्म हुई है तो ज़्यादा रकबा हमने हिंदुस्तान का हमारे कब्ज़े में था, उनके ज़्यादा कैदी हमारे पास थे, हमने उनके ज़्यादा जहाज़ गिराए थे, उनके ज़्यादा टैंक तबाह किए थे, और हमारे लोगों ने चंदा ज़्यादा दिया था, एक पैसा टैंक स्कीम चली थी। अच्छा। और हमारे जो भाई हैं सिविल, उन्होंने बेइंतहा खून के अपने एहतियात दिए थे कि जो लोग हमारे ज़ख्मी थे अस्पतालों में, तो लंबी लाइनें लगी होती थी खून देने वालों की, और सिविल लोग जो थे वो बहुत इस बात के शौकीन थे कि उनको इसमें जंग में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए या कोई काम मदद हमसे, वो कहते थे क्या कर सकते हैं हमसे, अब बताइए। तो एक पूरी कौम के अंदर जो था एक नया जज्बा पैदा हो गया। उस ज़माने में चोरी डाके ये सब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए, और हमारे ताजरों ने बहुत जो है बिजनेसमैनों ने साथ दिया, चंदे भी दिए और साथ साथ कीमतें भी बहुत डाउन रखी, और पूरे मुल्क का निज़ाम आराम से चलता रहा। तो एक अच्छा कौम का जो है, कौम ने अपने आप को दोबारा रीडिस्कवर किया 47 के बाद एक नए जज्बे के साथ। बिल्कुल सर, जो आप जज्बा बता रहे हैं रोंगटे खड़े ज़ाहिर जब भी वो यादें ताज़ा होती हैं, और आप खुद भी हिस्सा थे। अगर हम बात करें आज के हालात की, 1965 में जो हालात थे उस वक्त जो पोटेंशियल था फ़ौज पाकिस्तान का, मवाजना करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम मवाजना करें आज के हालात में, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान आज की और 1965 की, अगर आज भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं और पाक भारत जंग छिड़ती है तो उसका नतीजा क्या होगा सर, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तानी अफ़वाज माशाल्लाह बहुत मजबूत हैं, बहुत तरक्की हुई है 65 की निस्बत हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर, और हमने अपना हवाई जहाज़ भी चाइना के साथ मिलकर बनाया है, JF थंडर 17, JF 17। हमने अपना टैंक अल खालिद भी बनाया है। हम अपना गोला बारूद जो उस वक्त सारा अमेरिका से आता था, हमारे पास अपना नहीं था, वो अपना हम खुद बना रहे हैं आजकल। तो हमने काफ़ी दवाई जो है कुव्वत हासिल की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और मिसाइल्स भी हैं। हमको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना हमको डरा सकता है जी। और हम जो है डट कर हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उसका छोटा सा ट्रेलर आपने इस साल फरवरी में देखा था कि पाकिस्तान की अफवाज बहुत ट्रेंड है, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत उनमें जज्बा है और जज्बा जहाद है। हमें पता है कि अल्लाह हमारी कुर्बानियों को देख रहा है और हमको कामयाबी देगा, और हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत करे। अगर करेगा तो बहुत नुकसान उठाएगा, बहुत नुकसान उठाएगा। बढ़िया आपने ये भारत को ये समझना होगा। आपने जिक्र कर दिया है सर JF-17 थंडर तैयारे का, जो फ़ख्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने वो तैयारा खुद बनाया है। इस वजह से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब को। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो, आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान है। सर आपने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्लीम बनाने के लिए जो अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, और आप ही हैं वो दुश्मन को धूल छुटा रहे हैं JF-17 थंडर तैयारा बनाते हुए। बगैर तमीज़ के मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब JF-17 थंडर तैयारा आप बना रहे थे, उसमें आपकी भी खिदमात हैं, क्या जज्बा था सर वो, और क्या कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, क्या पोटेंशियल था? अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं जो पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोजेक्ट में लगाई गई, तो वो 100% हासिल करने के लिए क्या आपने इसको रीडिज़ाइन किया था सर, कुछ बताएंगे? देखें, बात यह है कि ये वो वक्त था 90 की दहाई का, जब हमने अमेरिका की मदद की और उसने रूस को शिकस्त दी, और यूँ रूस जो है वो एक सुपर पावर होते हुए टूट गया। तो उसके बाद फिर अमेरिका का रवैया पाकिस्तान से भी बदल गया। अगले ही साल, जो कि 90 की दिहाई की मैं बात करता हूँ, उन्होंने कहा जी हम आपका जो एटमी प्रोग्राम है इसकी पुरअमन होने की गारंटी नहीं दे सकते, लिहाजा आप पर पाबंदियाँ लग रही हैं, और उन पाबंदियों F-16 की भी पाबंदी, उसके पुर्जों की पाबंदी, जो भी साजो सामान था उन पर पाबंदियाँ लगा दी। तब हमें एहसास हुआ कि ये हमारा F-16 उन्होंने ग्राउंड कर दिया,
तो एयर पावर जो है वो तो आइंदा के लिए सबसे पहली चीज़ है। एयर पावर की बुनियाद पर ही अब तो जंगें लड़ी जाती हैं, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। लिहाजा ये वो वक्त था जब हमारी क़यादत है उसने JF-17 का सोचा और फिर मैं उसका चीफ प्रोडक्ट डायरेक्टर बना और ये कहानी 2001 से शुरू होती है और हमने ये मामला तकरीबन 3 साल में JF-17 तैयार किया। ऑफ कोर्स इसमें बड़ी मेहनत थी, बड़ी अनथक किस्म की इसमें हमने मेहनत की और उसके बदले में चूँकि हमें मालूम था कि एयर पावर जो है वो आइंदा हर जंग का एक डिसाइसिव किस्म का फैक्टर होगा, लिहाजा हमें ये जहाज़ बनाना है। तो ये चैलेंजेस थे जिसके तहत हमने ये काम शुरू किया। अल्लाह ने मदद की और यूँ हमने JF-17 थंडर जो कि F-16 के बराबर बल्कि कुछ जगहों में उससे भी आगे है और इसकी मिसाल हमने कायम कर दी फरवरी के महीने में जब हमने इंडिया को धूल चटा दी, उनके 2 जहाज़ गिरा दिए। ये आपका JF-17 था जिसको हमने जंग में डाला और इसने बड़ा नाम कमाया पूरी दुनिया में। ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट एक ही रात में बन गया। तो मैं समझता हूँ कि कौम को हमने एक तोहफ़ा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। आज कम से कम अमेरिका जो है F-16 के नाम बिल्कुल फ़ख्र होना चाहिए। पाकिस्तान है JF-17 थंडर तैयार है और मैंने खुद भी जब हम लोग लास्ट ईयर हमने प्रोग्राम किया 6 सितंबर को अपने नाज़रीन के लिए, तो वो तैयारा नाज़रीन को दिखाया भी था JF-17 थंडर तैयारा और उसकी खुसूसियात भी बताई थी। मोइन साहब, सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, हालात जंग के हों या फिर अमन के हों, अगर मद्दे मुकाबिल भारत का नाम आ जाए तो जज्बात ही मुख्तलिफ होते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, तो तमाम जो कौम है वो एक ही पेज पर आ जाती है। तो शायद वही वो जज्बा है, जब भारत का नाम आता है तो हमारे जज्बात बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई भारत का नाम आते ही जज्बात जो तब्दील होते हैं ये वही जज्बात हैं कि चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, हम इसीलिए थोड़े जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं? देखिए, हमारे जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं वो एक बहुत प्रोफेशनल बॉडी है, बहुत प्रोफेशनल फोर्सेस हैं जी। वो अपने रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में और बाकी जो जंग की तैयारियां होती हैं उसमें हम वक्त मसरूफ़ रहते हैं और उन्होंने अपने रिवायात जो हैं आला अरफा वो कायम रखी हुई हैं और वो कौम में कोई किसी किस्म की आजमाइश हो, चाहे जंग हो या मुल्क के अंदर कोई आफात आ जाए, जिस तरह ज़लज़ला आया था कश्मीर में, या फ्लड्स आ जाएं या कोई ऐसा मौका हो, तो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो हर वक्त कौम के शाना बशाना उनकी खिदमत के लिए तैयार रहती हैं। तो हिंदुस्तान के साथ तो चूँकि वजह ये है कि हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बरतर समझता है और वो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करता है। वो समझता है कि हम छोटे मुल्क हैं, हमारा रकबा छोटा है, हमारी मईशत उनसे बहुत छोटी है, हमारी आबादी उनसे बहुत कम है और उनकी अफवाज भी हमसे बहुत बड़ी हैं। तो वो अपने आप को बरतर समझ के वो हमेशा तकब्बुर में रहते हैं। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हम भी अपना जो है लोहा मनवा के रहेंगे उनके साथ। बिल्कुल ऐसा है भी किसी लिहाज से भी, और हमारी फ़ौज का कोई मुकाबला ही नहीं है उनकी फ़ौज से, कि हमारी फ़ौज इतनी ज़बरदस्त है कि हमारे पास जो एक शहादत का जज्बा है वो उनके पास तो नहीं है, तो फिर हमारी फ़ौज के तो क्या ही मुकाबला। अच्छा, एक बार फिर मैं ज़रा JF-17 की बात करना चाहूँगी। शाहिद साहब, ज़ाहिर सुना है हमने कि जब आप JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे तो दुश्मन की जान से कोई लालच भी आपको दिया गया, डराया धमकाया भी गया, और मगर फिर भी अपने मकसद से आप पीछे नहीं हटे सर और डटे रहे। वो कौन सी ताकत थी सर जो उस वक्त आपको बाहिम्मत बना रही थी और डटे रहने पर मजबूर कर रही थी? ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बात यह है कि पाकिस्तान में हमारे एक चीज़ पर ईमान है और वो उसका तल्लक हमारे जज्बे से है। हमें मालूम है कि हम जो कुछ करते हैं वो अपने ईमान की खातर, अपने जज्बे की खातर करते हैं। हमें जंगों में अपनी जान की परवाह नहीं होती। हमें मालूम है कि अगर हम जीत के वापस आए तो गाजी हैं और अगर हमारी जान भी इसमें काम आ गई तो फिर हम शहीद हैं और शहीद का रुतबा हमें बखूबी मालूम है। लिहाजा ये काम करते हुए मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं जहाँ इस काम से हटाने के लिए बहुत सारे दुश्मन थे जो भरपूर कोशिश कर रहे थे, मगर ये चूँकि मेरे ज़िम्मे काम था, अल्लाह ने ये काम मुझसे लेना था और इसी हिम्मत, इसी जज्बे के तहत मैं सर फेंक कर इस काम में लगा रहा। मेरी टीम मेरे साथ लगी रही
और एक ही कोशिश थी, एक ही जज्बा था कि ये JF-17 हमने बनाना है, ये पाकिस्तान की बका है, ये खुद इंसारी का मामला है, खुद कफालत का मामला है, हमें हर सूरत ये काम करना है। लिहाजा हमने किसी चीज़ को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया और अल्लाह ने हमारी मदद की और हमने एक ऐसी चीज़ बना ली जिसका भारत सोच भी नहीं सकता। उसने हमसे पहले इस तरह का काम शुरू किया था, मगर वो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें वो फेल हो गया। और आज देख लीजिए जो फरवरी का मामला था, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को टीवी पे आके कहना पड़ा कि अगर हमारे पास रफ़ाल होते तो नतीजा ही कुछ और होता। और उसका मैंने जवाब दिया था कि आपका बजट हमसे 8 गुना ज़्यादा है, आप ले लें, रफ़ाल लेना है वो भी ले लें। आपका जो Su-30 था हमने वो भी मार गिराया, वो फ्रंट लाइन जहाज़ था। बिल्कुल। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में थी, जिसके तहत हमने पूरी अनथक तरीके से इसके ऊपर काम किया और अल्लाह ने हमारी मदद की। और दिल साफ था, दिमाग ठीक था, अपना इरादा ठीक था, लिहाजा अल्लाह ने हमें इसमें कामयाब। बिल्कुल शाहिद साहब, आप सही कह रहे हैं। हमारे पास JF-17 थंडर तैयारे मौजूद हैं और आपको क्रेडिट जाता है कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। खुद आपने बताया कि 2001 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 3 साल में माशाल्लाह फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारा बनाया गया। लेकिन अगर मैं 1992 तक की बात करूँ तो उस वक्त तो पाकिस्तान के बाद F-16 तैयारे के अलावा कोई एक काबिल ज़िक्र नहीं था कोई तैयारा। शक भी नहीं है इस बात में कि ज़ाहिर दिफा पाकिस्तान में जो F-16 तैयारे ने किरदार अदा किया और उसने बहुत अहम किरदार अदा किया था। अच्छा, उस जहाज़ के बारे सर आपको एक क्रेडिट जाता है कि आप वो जहाज़ उड़ा कर लाए और आप पहले पायलट हैं। तो जब आप ये जहाज़ वतन ला रहे थे उड़ाकर, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? देखिए, F-16 का मामला उस वक्त सामने आया था जब हम अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ दे रहे थे। तो अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी और उस वक्त हमने फिर F-16 जो है वो तलब किया उनसे और उन्होंने बड़े हमारे जो है वो सोच विचार और बड़ी अनथक मेहनत के बाद ये F-16 हमें क्लियर किया और यूँ हमें F-16 मिल गया। और जो 6 पायलट्स थे उनमें से मैं एक था जो अमेरिका में ट्रेन हुए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहला जहाज़ पाकिस्तान में लैंड जो किया था वो भी मैंने किया था और ये शायद एक बड़ी वजह थी जिसके तहत मुझे JF-17 का भी चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। और उसको लाने में हमारा जो असल मकसद था वो यही था कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक जहाज़ आ जाए। और इससे पहले हमने उनके F-86 सेबर जहाज़ जो हैं वो 60-65 की जंग में इस्तेमाल किए थे और आपने देखा कि 65 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा नाम कमाया। उसी में MM आलम और इस तरह के बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए थे। और अब चूँकि हमारे पास अमेरिकन सिस्टम नहीं था, अब हम फ्रेंच जहाज़ जो मिराज हैं और या फिर चीनी जहाज़ हैं जो कि ज़्यादातर रूसी जहाज़ों की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने बनाए थे, वो जहाज़ थे हमारे पास। लिहाजा F-16 जो कि फ्रंट लाइन जहाज़ था वो 80 की दहाई में जो हमें मिला तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। और उसका पाकिस्तान लाना और फिर उस पर ट्रेनिंग करना और अपने पायलट्स को कन्वर्ट करना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा मौका था ज़िंदगी में जिसमें मैं भी शामिल था। और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमने अपने लोग ट्रेन किए और फिर F-16 ने जैसे नाम भी बनाया, फिर बाद में JF-17 आ गया। तो आज आपका दफा ख़ासकर ये जो एयर पावर है मैं समझता हूँ मजबूत है। हमारे ऊपर किसी किस्म का वार ना तो दुश्मन कर सकता है और ना ही दुश्मन को इसकी कोई गलत फहमी होनी चाहिए। अब तो हिंदुस्तान में आज भी हिंदुस्तान का जो एयर चीफ है उसने कहा हमारे जहाज़ इतने पुराने हैं कि इतनी पुरानी तो लोग नहीं चलाते। तो अपनी ही हुकूमत के बारे में, जबकि उनका बजट हमसे कई गुना ज़्यादा है, वो इसलिए कि जो भी जहाज़ वो ख़रीदेंगे उन्हें बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे रफ़ाल है, वो कितने साल हो गए अभी तक वो रफ़ाल अपनी एयरफोर्स में नहीं ला सके क्योंकि बहुत महंगे हैं जहाज़। और हमने चूँकि अपना बना लिया, आज हम उसको ख़ुद बनाते हैं, उसको ख़ुद आगे लेकर चल रहे हैं। वो हमारा अपना अब बनाया हुआ जहाज़ है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसमें ख़ुद कफ़ालत भी है। और हमने उसको बनाने में चूँकि हमारा अपना किरदार है, हम जब चाहें जिस तरीके से चाहें इसे बनाएं और हमारा वो ख़र्चा नहीं जो कि आम मुल्कों को दरपेश हुआ करता है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हमें इसका बहुत फ़ायदा है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एयर पावर चूँकि आइंदा भी आने वाले वक्तों में ये एक डिसाइसिव फोर्स बन गई है, तो इस एयर पावर की वजह से पाकिस्तान को जंग की हालत में हमेशा इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। इंशाल्लाह बहुत ही हम इस मामले में ज़ाहिर है आप सबको भी क्रेडिट जाता है और एजाज़ है
कि आप उस तमाम तर चीज़ों में शामिल भी रहे कि JF-17 थंडर तैयारा बनाने में भी, और फिर F-16 उड़ा के पाकिस्तान लाने वाले आप पहले पायलट हैं जिसने लैंड किया था पाकिस्तान की सरजमीन पर। ज़ाहिर है हम बात करें आज यौम दिफा पाकिस्तान की, मोइन साहब जब 6 सितंबर 1965 की जंग का जिक्र आता है तो आपके जहन में क्या नक्शा खिंचता है, क्या यादें ताज़ा होती हैं? ज़ाहिर है आपने वो वक्त देखा, वो जंग लड़ी, उस वक्त की तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। तो अफवाज पाकिस्तान जिस तंजीम, इत्तेहाद, यकीन के साथ मैदान जंग में उतरी थी तो दुश्मन को नाको चने चबवा दिए थे। वो क्या वलवला था सर, क्या जज्बा था उस वक्त 1965 की जंग में? बहुत अजीम जज्बा पैदा हो गया था पूरी कौम में। और जब पूरी कौम में जज्बा पैदा हो जाता है और फ़ौज को पता होता है कि उनकी पुष्ट पर तमाम आवाम उनके साथ हैं दिलो जान के साथ, तो फ़ौज के हौसले बहुत बुलंद हो जाते हैं कि हमने मुल्क का दफ़ा करना है, अपनी रवायात को, अपने भाई बहनों की इज़्ज़तों को बचाने के लिए हमने जान की बाजी जो है वो लगानी है जी। और यही कुछ हुआ 65 की जंग में कि हर महाज के ऊपर कौम ने और पाकिस्तानी अफवाज ने तादाद में कम होने के बावजूद हिंदुस्तान के साथ उनके दांत खट्टे किए। और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मुझे 2 महाज़ों पर 65 की 17 दिन की जो जंग थी उसमें हम 12 सितंबर तक खेम खरन से आगे निकल गए थे। और उसके बाद जब चविंडा के महाज पर बहुत हिंदुस्तान का बड़ा हमला था तो हमको दूसरा फिर जो महाज वहाँ से निकल के यहाँ आना पड़ा। और जब लड़ाई ख़त्म हुई तो हम यहीं पसरूर चविंडा के इलाकों में हमने 2 महाजों के ऊपर जंग में मौका मिला मुझे हिस्सा लेने का। और पाकिस्तानी अफवाज का मोराल बहुत हाई था और पाकिस्तानी कौम का मोराल बहुत हाई था। और मेरे ख़्याल में हमको उस रवायत पे फ़ख्र करना चाहिए। हमें अपने शहीदों के लिए हमेशा उनके लिए दुआ करनी चाहिए और उनका एहसान को मानना चाहिए कि उन्होंने मुल्क के दिफा की खातिर अपना खून का नज़ारा पेश किया अपने मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने। बिल्कुल, अपनी सरहदों को महफूज बनाया, चाहे वो फौज हो और चाहे वो आपकी पाक फ़ौज हो या फिर आपकी नेवी की फ़ौज हो। तमाम जो फ़ौजें हैं, तीनों अफवाज जो पाकिस्तान हैं वो फ़ख्र हैं और उन्होंने अपना जो है वो हर मुहाज पर कामयाबी समेटी है। ज़ाहिर हम बात करें 6 सितंबर 1965 की उस जंग की, लेकिन हम ज़रा सा यादें ताज़ा करेंगे नाजरीन 27 फरवरी 2019 की, जब पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए और भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। ज़रा शाहिद साहब से इस हवाले से बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम 6 सितंबर का यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से स्पेशल शो आज कर रहे हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं मुइनुद्दीन हैदर साहब और शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले ज़ाहिर है मैं जिक्र कर रही थी हमारे नाज़रीन 27 फरवरी 2019 का वो दिन कभी नहीं भूल सकते जब हमने 2 भारत के तैयारे मार गिराए थे, जिसमें MiG-21 और SU-30 तैयारा था और भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। और फिर अभिनंदन को गिरफ्तार करके और अभिनंदन के साथ जो हमारे सलूक था जिसका वो ख़ुद मुतारिफ़ हुआ और उसने बार बार इसका जिक्र किया कि जैसा मेरे साथ बर्ताव किया गया पाकिस्तानियों की जानिब से, पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से, वो कभी मैं भूल नहीं सकता। तो ज़ाहिर कारगिल के बाद ही ये वो वक्त था पाकिस्तान और भारत की जंगी सलाहियतों को नापने का दिन, जब भारत को, पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम किसी से पीछे नहीं हैं बल्कि बहुत आगे हैं। और आपने ख़ुद भी जिक्र किया अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में कि JF-17 थंडर तैयारे फ़ख्र पाकिस्तान, जिसने भारत के दोनों तैयारे मार गिराए जो कई गुना सलाहियतों में पाकिस्तान के तैयारों से ज़्यादा हैं। तो सर, जब सामना हुआ JF-17 थंडर तैयारों से, इन दोनों तैयारों का जिनका मैंने जिक्र किया MiG-21 और SU-30, तो पायलट हसन सिद्दीकी ने भारतीय फ़ज़ाइया का गुरूर खाक में मिला दिया। जब आपको ये खबर मिली तो आपके क्या जज्बात थे? कोई ख्वाहिश थी आपकी, कहीं अंदर से ये ख्वाहिश बेदार हुई कि काश इस वक्त आप होते उस पायलट की जगह और आप महवे परवाज़ होते? सर, क्या जज्बात थे आप? देखें कुदरती बात है कि जब आप उस एज में होते हैं जिसमें मैंने F-16 फ्लाई किया था जी, और फिर मैं इंस्ट्रक्टर भी बना और हमने लोग भी ट्रेन किए। अब ये JF-17 बनाने वाला मामला है,
लाजमी चीज़ है, मैं उस वक्त 2 स्टार की पोजीशन पे था, तो उस वक्त फिर आप एक्टिव फ्लाइंग नहीं करते। अच्छा। एक्टिव फ्लाइंग जो है वो 1 स्टार तक ज़्यादा से ज़्यादा होती है, उससे आगे फिर आप स्टाफ जॉब में चले जाते हैं, फिर आप फ्लाइंग नहीं किया करते। लिहाजा इसे बनाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, काबिल फ़ख्र काम था। और मैं ये समझता हूँ कि इस जहाज़ को तो बल्कि मैं अपना बच्चा कहता हूँ कि जी ये जहाज़ मेरे हाथों से बना है, मेरी टीम और मैंने उसमें दिन रात हमने मेहनत की, और आज इसे जो फ्लाई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जैसे मैं कॉकपिट में बैठा हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी फ्लाइंग में गुजरी। तो उस दिन भी जो इसने काम कर दिखाया, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्राना भी अदा किया। और ये जहाज़ चूँकि इसको जो बाहर की दुनिया है वो छुपाना चाहती है, इसको आज तक इसके बारे में ज़िक्र नहीं करती थी। ये अलग बात है कि दुनिया का जितने भी बड़े एयर शोज़ हैं उन सब एयर शोज़ में इसे इनवाइट किया जाता है, और ये जो दुनिया के जो लेटेस्ट जहाज़ हैं उनके मुकाबले में वहाँ इसको फ्लाई करवाया जाता है। मगर इसकी मार्केटिंग इसलिए नहीं हुई कि अमेरिका नहीं चाहता, यूरोप नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ जो जहाज़ हैं उनके वो ग्रिपन है, यूरोफाइटर है, इसी तरह रफ़ाल है, वो समझते हैं कि उनकी मार्केट डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये जहाज़ तकरीबन उसी काबिलियत का जहाज़ है मगर कीमत में उनसे कम है। अच्छा। और फिर इस पर पाबंदियाँ भी कोई लगने का लोगों को अंदेशा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब चूँकि वो एक ही दिन में जहाज़ जो है ये एक बैनुल-अक़वामी ब्रांड बन गया, अब इंशाल्लाह इसकी मार्केट भी होगी, और अपने मुंह से ये इसने परफॉर्म किया और बोला, तो इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलता था। अब चूँकि उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इस जहाज़ का फ्यूचर जो है वो मुझे बहुत ताबनाक नज़र आता है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि ज़ाहिर ताबनाक है, फ़ख्रे पाकिस्तान है, बता दिया इसने कि क्यों है नाम इसका फ़ख्रे पाकिस्तान, क्यों हम JF-17 थंडर को फ़ख्रे पाकिस्तान कहते हैं। शाहिद साहब बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा, ज़ाहिर अब भारत का आपने कहा कि अगर वो कुछ बना भी रहा है जहाज़, तो उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, तो जो नए नए मुआहदे भारत अपनी फ़ज़ाइया को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी दिफा को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे? अगर आपके पास ये चीज़ आ जाए, अगर कोई फ़ैसले लेने हों, तो आपके पास क्या आइडियाज़ हैं कि पाकिस्तान क्या इक़दाम करे कि दिफा मज़ीद मजबूत हो और मज़ीद बेहतर हो जाए? सर, क्या आइडियाज़ हैं आपके पास? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 4th जनरेशन जहाज़ है जो JF-17 हमने बनाया। जी जी। F-16 भी 4th जनरेशन जहाज़ है। जी जी। और इसीलिए उसके हम पल्ला और कुछ एरियाज़ में उससे भी आगे है। हाँ। क्योंकि मेरे अपनी बैकग्राउंड F-16 की थी, तो इसे बनाते हुए F-16 को एक मद्देनज़र रखा, और वो भी ब्लॉक बिल्डिंग के नाम पे बना था, ये भी ब्लॉक बिल्डिंग के नाम पे बना है। सही। यानी जब एक जहाज़ फ्लाई कर रहा होता है तो अगले ब्लॉक के लिए हम सोच विचार शुरू कर देते हैं। ठीक। इसीलिए आपने देखा कि F-16 आज भी जो फ्रंट लाइन जहाज़ हैं उनका मुकाबला करता है। अब उसको तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो जहाँ तक JF-17 का ताल्लुक़ है, हमने ब्लॉक 1 बनाया, फिर ब्लॉक 2 बना, अब हम ब्लॉक 3 भी तकरीबन मुकम्मल करने के फेज़ में पहुँच चुके हैं। तो मकसद इसका ये है कि हर 5 साल बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन्स जो हैं उनको अपग्रेड किया जाए, ताकि ये जहाज़ जो है दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर लगा दी जाए। तो दुनिया में जो लेटेस्ट जहाज़ टेक्नोलॉजिकली जो सबसे आगे जहाज़ हैं उनका ये मुकाबला कर सके, क्योंकि असल में जो जहाज़ की ताकत है वो एवियोनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझ लें, और उसके जो वेपन्स हैं उन्हीं में हुआ करती है। तो हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह की रखी है कि जहाँ कहीं भी हमें कोई चीज़ दुनिया में नज़र आएगी वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पर बनी होगी। हमने अपनी एक रिग या सिमुलेटर आप समझ लें वो बना रखा है कैमरा में, और उसके अंदर इसको प्लग एंड प्ले कहते हैं। उसके तहत हम वो इक्विपमेंट जो है इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे और ये जहाज़ यूँ समझ लीजिए कि लेटेस्ट जनरेशन हो जाएगा। मगर ये चूँकि 4th जनरेशन है, अब 5th जनरेशन बन गया है। उसके अंदर अमेरिका, चीन और रूस, उन तीनों ने 5th जनरेशन जहाज़ बना लिए हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक 5th जनरेशन जहाज़ अब हमने किसी की मदद से नहीं, हमने खुद बनाना है। हमें इतना नॉलेज इस जहाज़ के ज़रिए मिल चुका है जिसको TOT ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके ज़रिए अब हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि अगला जहाज़ इंशाल्लाह हम खुद बनाएंगे, और उसका काम पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। तो अगली टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन है, और इंशाल्लाह ये 5th जनरेशन जहाज़ जो है ये JF-17 के तजर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तान खुद बनाएगा, और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हैं। बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब जमा हो चुकी है। बड़े ज़बरदस्त जवान भी हैं हमारे पास जिनमें ये सलाहियतें मौजूद हैं। मोइन साहब,
ज़ाहिर है एक जाने तो हम यौम दिफ़ा पाकिस्तान की बात करें, लेकिन कश्मीरी भाइयों को हम नहीं भूले हैं, जो कि ज़ाहिर इतने रोज़ हो गए हैं और 1 महीने से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है और वो जुल्म सितम बर्दाश्त करें। लेकिन इससे पहले ये जो 73 साल की जद्दोजहद है जो कश्मीरी भाइयों की है, आपको क्या लगता है कि इस जुल्म सितम का नतीजा क्या निकलेगा और क्या निकलना चाहिए? जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, क्या वो कोशिशें भी सही सिमत में जा रही हैं और इसके नताइज क्या होंगे सर? मैं नतीजा कश्मीरियों के हक़ में बेहतर देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। उनकी जो 70-72 साल की कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाएंगी इंशाअल्लाह। और अब तक कोई पिछले बहुत सालों से जब से बुरहान वानी की शहादत हुई है, वहाँ के यंग आदमी, औरतें, बच्चे सब बाहर निकल आए हैं। ना उनको हिंदुस्तान की फ़ौज की गोलियों की परवाह है, ना पैलेट गन की परवाह है, ना उनके साथ जो जुल्म हो रहा है या कर्फ्यू लगाया हुआ है और उनकी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। लेकिन उनका जो जज्बा है आज़ादी का वो किसी सूरत सर्द नहीं हो पा रहा। और अब जो नया जुल्म मोदी साहब ने किया है कि उनको जम कर लिया है हिंदुस्तान के अंदर, तो इस पर दुनिया भी जो है वो मुतवज्जह हो गई है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जल्द जो है इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। दुनिया की तरफ से भी हिंदुस्तान पे प्रेशर आएगा। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस केस का नोटिस लिया है और कश्मीरियों में जो एक नया जज्बा पैदा होगा। और पाकिस्तान ने बहुत वाशकाफ अल्फाज में कह दिया है कि कश्मीरियों का आखिरी हद तक हम साथ देंगे, बिल्कुल उनको हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके जो हक़ बनता है आज़ादी का और पाकिस्तान का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है 1947 का, उसको इंशाअल्लाह हल करा के दम लेंगे। तो मुझे अच्छी उम्मीदें हैं कि ये मसला अब हल होने की तरफ चल पड़ा है। चलें सर, अल्लाह का यो वाकई इसको ये हल निकल ही आए, बहुत हो गया। शायद लतीफ़ साहब, ज़ाहिर मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म सितम हद से बढ़ गया है और जो मैं बात कर रही हूँ कि इतने रोज़ गुजर चुके हैं, कर्फ्यू नाफिज है, लोग अपनी आज़ादी की जद्दोजहद लड़ रहे हैं, हुर्रियत जो रहनुमा हैं वो नज़रबंद हैं। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान इक़दाम उठा रहा है, यूरोपीय यूनियन तक मामला गया है, सलामती कौंसिल में मामला गया है, तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें बोल रही हैं, तमाम आलमी मीडिया अब इस पर बोल रहा है, तो जो इक़दाम कर रहा है पाकिस्तान, ये सही कर रहा है या मज़ीद इक़दाम भी करने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो केस है कश्मीर के बारे में वो बहुत ही मजबूत है। ये टीवी पे उस दिन से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जहाँ मैं आ रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, वो बैनुल अक़वामी इदारा है, सबसे बड़ा इदारा है और उसकी खिलाफ वर्जी भारत 70 साल से कर रहा है और इस मरतबा तो उसने हद कर दी। न सिर्फ ये कि उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा, आज उसने वो इलाका जिसे बैनुल अक़वामी इदारे ने मुतज़ाद कहा हुआ है, यानी तनाज़े वाला कहा हुआ है, उस के ऊपर उसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया, यानी कब्ज़ा ग्रुप बन गया। बिल्कुल। तो तनाज़े वाले इलाके पे ऊपर ख़ुद कब्ज़ा करना, ये तो सरासर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अब पाकिस्तान का काम ये है कि इस पर जारहाना सिफारतकारी करे, पूरी दुनिया को बताए कि भारत ने जो किया बिल्कुल गलत किया। फिर वो जो कश्मीरी नहत्ते और मासूम लोग हैं उनको कम से कम 16-17 दिन हो गए, उन पर कर्फ्यू लगाया हुआ है, उनकी खुराक ख़त्म, उनकी दवाइयाँ ख़त्म। तो भारत और ख़ासकर मोदी के होते हुए आप भारत से सिवाय दहशतगर्दी के किसी और चीज़ की तवक्को नहीं रख सकते। वो दहशतगर्द है, दहशतगर्द तंजीम RSS का आज भी सरगर्म रुकन है। अक़लियतों पर भरपूर तरीके से जो है भारत के अंदर भी मज़ालिम ढाए जाते हैं और कश्मीर पे उसने हद कर दी और इतनी फ़ौज उसने कम से कम अब वहाँ तकरीबन 9 लाख के करीब फ़ौज बन गई। जी बिल्कुल। वो उसने उन पर मुसल्लत कर रखी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि बैनुल अक़वामी बरादरी अपना फ़र्ज़ समझते हुए भारत को इन चीज़ों से मना करे। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हमारा केस भी मजबूत है और हम दफ़ाई तौर पर भी मजबूत हैं। तो इसीलिए भारत को हमारे दिफा की तरफ से और आर्मी चीफ़ की तरफ से जो बयान है वो बिल्कुल मौजू गया है कि जी हम कश्मीर के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, कोई समझौता नहीं होगा और कश्मीर के हक़ में हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तैयार है और भारत जो है उसको हर सूरत ये जो उसने इतनी बड़ी गलती की है इससे पीछे हटना होगा, वरना दुनिया भर में जो उसकी बदनामी हो रही है, जगह जगह लोग उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, उसने अपने पाँव पे ख़ुद को लाड़ा मारा है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले में भारत है
जो शिकस्त खाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फतह होगी। बहुत शुक्रिया आप मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, और आपका ही बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की ज़ाहिर यौम दिफ़ा पाकिस्तान पर आप हर साल प्रोग्राम्स भी देखते हैं, मुख्तलिफ शोज़ मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम अच्छी इंफॉर्मेशन, यादें भी ताज़ा करें और कुछ मालूमात भी आप तक पहुँचाएँ और भारत को भी पैगाम दें कि भारत के फ़ौज के पास ये जज्बा नहीं है, जज्बा शहादत का, जज्बा कुछ कर गुजरने का, जज्बा अपने वतन के लिए जान लुटाने का। और इसी कुछ अशार के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। नाज़रीन, आपके खिदमत में पेश करती हूँ ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब और मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब वो मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। और भारत, तुम जान लो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये शहादत का जज्बा ही हमारी फौज के लिए सबसे बड़ा जज्बा है। और तुम अगर टकराओगे तुम्हारा गुरूर पाश पाश कर देंगे, अगर हिम्मत है तो आजमा लो। इसी नोट के साथ इंशाअल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, बोल नेटवर्क की जानिब से एक बार फिर यौम दिफ़ा पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।